अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट जो हमारे पास लंग्स है। लंग्स कितने होते हैं जी? पेयर के फॉर्म में हैं और कितने हैं? दो हैं और लेफ़्ट और राइट साइड पे मौजूद हैं। पीछे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हमने एयर पैसेजवे तक डिस्कस कर लिया, जिसमें हमारा लास्ट जो पार्ट था वो अलविलाई था, जहाँ पे हमने कहा था कि गैसेस एक्सचेंज होती है। उसके बाद हमारे पास लंग्स स्टार्ट होते हैं। दो पेयर्स हैं, मतलब सॉरी एक पेयर है और पेयर के अंदर कितने लंग्स होते हैं? दो। और मौजूद कहाँ पे होते हैं? लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर। अब जो हमारे पास लेफ़्ट लंग है ये क्या होता है? स्मॉलर होता है। स्मॉलर क्यों होता है? किससे स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग? स्मॉलर क्यों है? बिकॉज़ हार्ट मौजूद है आपकी लेफ़्ट साइड पे, तो हार्ट की मौजूदगी की वजह से ये क्या हो जाता है, इसकी एक साइड क्या होती है, ये स्मॉल होता है लंग्स की। अब जो लेफ़्ट लंग है, अभी स्मॉलर है, तो इसके क्या कितने लोब हैं? 2 हैं। जबकि जो हमारे पास राइट है, इसके कितने लोब हैं? 3 लोब्स हैं। और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी प्रेजेंस की बात करें, इसको प्रोटेक्शन कैसे मिल रही है, प्रोटेक्शन की अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसकी प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रही है, तो लंग्स क्या होते हैं? बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं, जैसे आपके पास स्पंज होती है, इस तरह होते हैं कि इन्हें दबाया जाए तो ये बिल्कुल ईज़िली कंप्रेस हो जाते हैं। तो इसको जो प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं वो हमारे पास क्या हैं? रिब्स हैं, आपकी चेस्ट वॉल है, रिब्स कह लें और चेस्ट वॉल कह लें। चेस्ट वॉल की बात करेंगे तो चेस्ट वॉल को हम फिर ये कहेंगे कि चेस्ट वॉल इज़ मेड अप ऑफ रिब्स। तो इसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है लंग्स को? रिब्स या चेस्ट वॉल प्रोटेक्शन दे रही है। जबकि ये तो इसके अपर साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड से प्रोटेक्शन है। बिलो कौन देता है? नीचे से प्रोटेक्शन कौन देता है इसे? डायाफ्राम प्रोटेक्शन देता है। डायाफ्राम क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल लाइक क्या है? स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट भी करता है और प्रोटेक्शन भी देता है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर हम ये कहते हैं इसकी 2 वॉल्स हैं। 2 दीवारें हैं या 2 मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं, और मेम्ब्रेन्स मेम्ब्रेन्स ज़्यादा सूटेड वर्ड है। 2 मेम्ब्रेन्स हैं। अब 2 हैं, वो कैसे होंगी? एक इनर है और एक आउटर है। अब इनर और आउटर के दरमियान क्या होता है? फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड उसे क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। किससे? कि जब ये रिलैक्स और कंट्रैक्ट होता है तो उसके दरमियान फ्रिक्शन पैदा होता है, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और इस फ्लूइड को क्या नाम दिया जाता है? प्लूरल फ्लूइड का नाम दिया जाता है। और मेम्ब्रेन्स को क्या नाम दिया जाता है? प्लूरा नाम दिया जाता है। लंग्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उन्हें नाम क्या दिया जा रहा है? प्लूरा। और उसके दरमियान जो फ्लूइड है उसे नाम क्या दिया जाता है? प्लूरल फ्लूइड। और इसका काम क्या है? ये फ्रिक्शन को क्या करता है? काम करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। अगेन सुन लें जी, हमारे पास जो लंग्स है ये 2 होते हैं और मौजूद कहाँ पे होते हैं? हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी किसे कहते हैं? ये जो आपका सीना है, इसके अंदर ये क्या होता है? मौजूद होता है। और कितने होते हैं जी? 2 होते हैं, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट स्मॉलर है, क्यों स्मॉलर है? क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हार्ट भी मौजूद है, उसकी वजह से ये क्या होता है? स्मॉलर होता है। इसके 2 लोब्स होते हैं जबकि राइट के 3 हैं। प्रोटेक्शन इसे कौन देता है? इसे प्रोटेक्शन रिब्स या चेस्ट वॉल देती हैं, और लोअर साइड पे कौन देता है जी? डायाफ्राम देता है। स्ट्रक्चर कैसा है? इसकी 2 वॉल्स हैं या 2 मेम्ब्रेन्स हैं, जिन्हें आप इनर और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन या आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। उन मेम्ब्रेन्स के दरमियान फ्लूइड पाया जाता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जिसका काम क्या है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। कब फ्रिक्शन को रिड्यूस करना? जब क्या कहते हैं, उसने लंग्स ने कंट्रैक्ट या रिलैक्स होना है और वो चेस्ट वॉल पे प्रेशर डेवलप होता है, तो वो क्या हो सकते हैं? फ्रिक्शन पैदा हो सकती है, उसको रिड्यूस करता है।
और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनसाइड होती है, आउटर मेम्ब्रेन आउटसाइड होती है, जो चेस्ट वाल को फेस करती है और डायफ्राम को फेस करती है। तो ये हमारे पास शॉर्ट सा जो टॉपिक है ये लंग्स के रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स। लंग्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है? आपको पता है कि आर्टरीज का क्या काम है? उन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है। और कहाँ से कहाँ करना है? हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। जबकि वेन का क्या काम है? उसने डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करना है और वो कहाँ से कहाँ करना है जी? बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ उलट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग वर्ड लिखेंगे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। अब इन पल्मोनरी आर्टरीज का काम है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ कैरी होगा? ये हार्ट से लंग्स की तरफ, हार्ट टू लंग। जबकि पल्मोनरी वेन का क्या काम है? इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है और वो इसने करना है जी लंग्स टू हार्ट। ये सिर्फ और सिर्फ इसका फंक्शन डिफरेंट है कि पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करना, कहाँ से? हार्ट टू लंग्स। जबकि पल्मोनरी वेन का क्या काम है? इसने ब्लड कैरी करना कौन से? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और कहाँ से? लंग्स टू हार्ट। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं? आर्टरीज है हमारे पास, पल्मोनरी आर्टरीज, ये डिवाइड होती हैं और आर्ट्रियोल्स बना देती हैं। और आर्ट्रियोल्स डिवाइड होके क्या बनाते हैं जी? कैपिलरीज। यहाँ पे कैपिलरीज पे ही जाके क्या होती है? ब्लड की क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज वापस ज्वाइन करेंगी और क्या बना देंगी? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स ज्वाइन करेंगे तो क्या बना देंगे? वेन्स। लेकिन कौन सी वेन्स बनाएंगे? पल्मोनरी वेन। और यहाँ पे डिवाइड क्या हुआ था? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज डिवाइड हुई, आर्ट्रियोल्स बनाया, आर्ट्रियोल्स ने डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाया। इस पॉइंट पे जाकर क्या होती है? गैसियस एक्सचेंज होती है। और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद कैपिलरीज मिलकर क्या बनाएंगे? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे? पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगे? लंग्स से हार्ट की तरफ क्या ले जाएंगी? ब्लड ले जाएंगी। तो ये हमारा एक शॉर्ट सा जो टॉपिक था ये था ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है, कैसे वर्किंग करता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का मतलब है कि आप सांस कैसे लेते हैं। अब सांस लेने के लिए दो स्टेप्स होंगे इसके, कि इसमें आप लोगों ने जैसे पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एयर इज टेकन इनटू द लंग्स एंड एक्सपेल्ड आउट। मतलब इसमें एयर को क्या करना है आपने? इनटेक भी करना है और आउटटेक भी करना है। इनटेक को आप लोग क्या कहते हैं? इनहलेशन। या इंस्पायरेशन। जबकि आउटटेक को आप लोग क्या कहते हैं? एक्सलेशन। एक्सेल करना, एक्सलेशन या एक्सपायरेशन। ये वाला मोस्टली जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन इनहलेशन और एक्सलेशन, डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन। तो इसको मैं डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही लिखूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होना है, इंटरकॉस्टल मसल। ये मैं इसके बारे में आपको बता दूं, इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं।
इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं रिब्स के दरमियान, मसल्स प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। रिब्स के दरमियान जो मसल्स मौजूद होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, और ये हर दो रिब्स के दरमियान मौजूद होते हैं। तो हम इस टॉपिक को डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करते हैं। इंस्पायरेशन का दूसरा नाम आपको पता है कि आप क्या इनहेलेशन है, और एक्सपायरेशन का एक्सलेशन। तो सबसे पहला इनका जो पहली पॉइंट होगा वो इनकी डेफिनेशन का होगा कि इनहेलेशन मीन्स इनटेक ऑफ एयर टू द लंग्स। जबकि एक्सपायरेशन का क्या होगा, एक्सपेल आउट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स। इनटेक ऑफ एयर टू द लंग्स और एक्सपेल आउट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स, ये पहला पॉइंट होगा। फिर दूसरा पॉइंट आप लोग इसके स्टेप्स में लिखेंगे कि इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, इनहेलेशन में कौन से स्टेप्स होते हैं और एक्सपायरेशन में कौन से स्टेप्स होते हैं। ये जस्ट एक टॉपिक भी पूछा जा सकता है कि इनहेलेशन इंस्पायरेशन क्या है, तो इंस्पायरेशन की आप डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसके स्टेप्स लिखेंगे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे क्या होती है, हवा अंदर जाती है। तो जो इनहेलेशन में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जो रिब मसल है, जिसे आप लोगों ने क्या कहा है, इंटरकॉस्टल मसल्स, ये क्या होते हैं जी, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जबकि एक्सपायरेशन में इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। जब ये इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हो गए तो रिब क्या करती हैं, अपवर्ड, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं। लेकिन जब एक्सपायरेशन में ये रिलैक्स होते हैं तो रिब्स मूव, उलट आपने कर लेना है, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब ये इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हुए थे, रिब्स अपवर्ड मूव किया था, तो जो डायाफ्राम है ये क्या होता है, रिलैक्स होता है। जब ये रिलैक्स होगा तो ये अपवर्ड मूव करता है, क्या करता है, सॉरी, डायाफ्राम क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, सेम एज इट इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट करने की वजह से ये क्या करता है जी, डाउनवर्ड मूव करता है, कंट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। जबकि जब ये रिलैक्स होगा, जब ये एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन में डायाफ्राम क्या होना है जी, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स हुए हैं तो ये भी क्या होगा, रिलैक्स होगा और अपवर्ड मूव करेगा एंड मूव अपवर्ड। हम लोग बात कर रहे थे कि इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हुए, आउट रिब्स, उसकी वजह से रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड मूव हुई, डायाफ्राम कंट्रैक्ट हुआ और मूव डाउनवर्ड। अब इन दो कंट्रैक्शंस, ये जो दो कंट्रैक्शन हुई हैं, दिस कंट्रैक्शन काज, अब इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस एंड वॉल्यूम इंक्रीज। और जब ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो इससे क्या होता है, एयर
मूव इनटू लंग्स। तो क्या हुआ, इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट हुई, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव किए, डायफ्राम कंट्रैक्ट हुआ और मूव डाउनवर्ड। अब ये दो कंट्रैक्शंस हैं, इन कंट्रैक्शंस की वजह से क्या हुआ, प्रेशर रिड्यूस हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से एयर क्या आ गई, अंदर आ गई, कहाँ पे, लंग्स में। तो ये हमारे पास इंस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एक्सपायरेशन में क्या हुआ, इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हुए, रिब्स मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, रिलैक्सेशंस हुई हैं। These relaxations cause pressure increase, उलट कर देना बस, and volume reduce, जिसकी वजह से अब क्या होगी, एयर इज फोर्स्ड आउट, एयर को बाहर धकेला जाएगा। तो अब आपके पास ये क्या होगा, एयर बाहर भी चलेगा। इंस्पायरेशन में एयर अंदर आई, उसमें स्टेप्स हुए कंट्रैक्शन के और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर रिड्यूस हुआ और एयर अंदर आ गई। एक्सपायरेशन में क्या, रिलैक्सेशंस हुई, उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम रिड्यूस हुआ और हवा बाहर चली गई। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये दे देते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन और राइट नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। और शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये काफ़ी बार पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सलेशन, डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ ब्रीथिंग। रेट ऑफ ब्रीथिंग की अगर बात करें कि जो नॉर्मल ह्यूमन ब्रीथ का रेट है वो हमारे पास है 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड वर्किंग या आप रनिंग कर रहे हैं तो उस वक्त जो रेट है वो क्या है, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। अब इसको 16 से 20 टाइम्स जो इसकी नॉर्मल स्पीड है, इसे 30 to 40 टाइम तक क्यों जाता है, कैसे जाता है, सांस को हमारा जो लंग्स है उसे कैसे पता चलता है कि मैंने इंक्रीज करनी है वर्किंग। तो इसके लिए हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद है, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब उसकी वर्किंग क्या है कि जब आप ये जो वर्किंग इसकी बेस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की बेस पे। तो अब जब आप लोग क्या करते हैं जी, एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी में क्या होती है, सेल रेस्पिरेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल से ज़्यादा लेवल पर प्रोड्यूस होगी तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर तक मैसेज जाएगा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो गई तो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर तक मैसेज गया, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, किसको मैसेज भेजेगा, रिब्स और डायाफ्राम को कि आप लोग अपनी क्या करें, वर्किंग बढ़ाएं। और जब इन तक मैसेज आएगा तो इनकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जिससे आपका क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। और इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, रेस्पिरेटरी सेंटर। आपसे पूछा जाता है कि हाउ रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ ब्रीथिंग रेट इंक्रीज। या आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑर्गन कंट्रोल ब्रीथिंग, विच ऑर्गन या विच पार्ट ऑफ बॉडी कंट्रोल ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है जी,
रेस्पिरेटरी सेंटर और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कैसे होता है, या तो वो उसके लिए आपको ये मैंने प्रोसेस बता दिया। आप एक्सरसाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर तक मैसेज आता है, वो रिस्पॉन्स करता है, मैसेज भेजता है रिब्स और डायाफ्राम को मैसेज आता है कि आप अपनी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इंक्रीज कर दें, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। अब हमारे पास एक बिल्कुल शॉर्ट सी 3 से 4 बातें हैं जो आपके एमसीक्यूज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर, इसमें आपकी परसेंटेज लिखी हुई हैं, उसको आप लोगों ने याद करना है। ये आपके एमसीक्यूज हैं जी, जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछी जाती है, कितने परसेंट है इंस्पायर्ड एयर में, वो 21% होती है, और एक्सपायर्ड में 16%। कार्बन डाइऑक्साइड जब आप इनटेक करते हैं उसमें परसेंटेज उसकी होती है 0.04%, जबकि जब एक्सपायर्ड करते हैं उसमें 4% होती है। नाइट्रोजन सेम रहती है क्योंकि इसका बॉडी के अंदर कोई रोल नहीं है। वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं, लेकिन जब एक्सपायर्ड करते हैं तो वो उसमें ज़्यादा होते हैं। टेम्परेचर वेरिएबल करता है, लेकिन जब आप एक्सपायर्ड एयर करते हैं तो वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। जबकि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी वेरिएबल करते हैं, लेकिन जब आप एयर एक्सपायर करते हैं उसमें नॉन होते हैं, क्योंकि आप लोग उसमें आपके जो नॉस्ट्रिल्स के अंदर फाइन एयर्स वगैरह हैं या ट्रैकिया के अंदर सीलिया वगैरह वो उसे क्या कर लेते हैं, फ़िल्टर कर देते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। आप लोगों को समझ आई है तो वीडियो लाइक कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।